हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 7 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो जीके के पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट्स को भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला प्रश्न, हाल ही में किस महापुरुष की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? यानी कि भी हाल ही फिलहाल में कौन से महापुरुष हैं जिनकी पुण्यतिथि को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पुण्यतिथि को हम परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था और इसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं या इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को जो भारतीय समाज है उनमें उनके जो महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, बाबा साहब जी के जो भी महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के उद्देश्य से ये जो महापरिनिर्वाण दिवस है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति शुरू हुआ? यानी कि भारत और किस देश के बीच में हरिमाओ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये मनाया जाता है, ये किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान और डी है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया और भारत देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति ये होता है और अभी ये शुरू भी हुआ है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति शुरू हुआ है। कब? तो ये 2 दिसंबर से शुरू हुआ है, 2 दिसंबर 2024 से ये शुरू हुआ है और इस बार का ये चौथा संस्करण है। इसका जो आयोजन है वो मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ है। यह जो एक्सरसाइज है ये 15 दिसंबर 2024 तक चलेगी, यानी कि 2 दिसंबर से शुरू हुआ है और 15 दिसंबर तक ये चलेगी। इस सैन्य अभ्यास में 78 सैन्य जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। यानी कि इसमें जो भारत की तरफ से कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो भारतीय टुकड़ी प्रतिनिधित्व कर रही है जो जिसका नाम है महार रेजिमेंट, एक बटालियन है और 78 सैन्य जवानों वाली एक भारतीय टुकड़ी है, इसका जो नेतृत्व है वो कर रही है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मलेशिया आया है तो हम यहाँ मैप में देखते हैं, इधर ये साउथ चाइना सी है, यानी कि चाइना सी है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर बैंकॉक है, ये यहाँ पर वियतनाम है, यहाँ पर आप फिलीपींस देख सकते हैं और ये बड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं मलेशिया। मलेशिया ये जितना ग्रीन कलर का जो भी बॉर्डर है यहाँ से होते हुए और ये इधर यहाँ तक ये होते हुए जितना भी ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है ये मलेशिया है। ये मलेशिया का मैप है। नीचे इसके इंडोनेशिया है, यहाँ पर आप इंडोनेशिया देख सकते हैं और इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है कुआलालंपुर। यानी कि मलेशिया की जो राजधानी होती है वो होती है कुआलालंपुर। करेंसी यानी कि मुद्रा है रिंगित और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं अनवर इब्राहिम, वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मलेशिया से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश बन गया है? यानी कौन सा ऐसा पहला देश है जो सेक्स वर्कर जो होते हैं उनको मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस ये सभी सुविधाएं देने वाला पहला देश बना है? तो ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेल्जियम देश सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस ये सभी सुविधाएं देने वाला पहला देश बन गया है।
बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं सेक्स वर्कर्स जो राइट्स हैं उनके बारे में ये जो बातें हैं वो जोड़ी गई हैं। तो हाल ही में बेल्जियम देश ने सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन देने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए ये सब सुविधाएं देने वाला पहला देश बन गया है। देश में 1 दिसंबर से नया कानून लागू हुआ, यानी कि बेल्जियम में ये जो नया कानून है ये 1 दिसंबर से लागू हुआ है, जिसमें जो भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके पास सिक लीव यानी किसी भी बीमारी के लिए जो लीव है, जैसे मैटरनिटी लीव हुआ, ये स्वास्थ्य बीमा होगा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, और जो पेंशन है ये सब पाने का इनका अधिकार हो जाएगा। बेल्जियम ने साल 2022 में सेक्स वर्कर्स जो हैं उनको अपराध की श्रेणी से भी बाहर किया था। उन्हें आधिकारिक रूप से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, यानी ये जो नया कानून लागू हुआ है इसके अंतर्गत जो सेक्स वर्कर्स होंगे इनको आधिकारिक रूप से एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सभी दिए जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बात करें तो दुनिया भर में 4.2 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं, और बात करें जिसमें से नाइजीरिया में 4.10 लाख। ये जो डेटा है ये UNAIDS के सोर्स से लिया गया है, जिसमें से नाइजीरिया में बात की जा रही है 4.10 लाख, भारत में 6.57 लाख, मैक्सिको में 2.40 लाख, ब्राज़ील में 14 लाख और इंडोनेशिया में 2.26 लाख। ये दुनिया भर में 4.2 करोड़ सेक्स वर्कर का ये डेटा है, जो कि UNAIDS के द्वारा ये सोर्स बताए गए हैं। टॉप 100 देश जो हैं उनमें कहाँ जो ये सेक्स वर्कर्स वाला है ये वैध और अवैध वाला मामला है, जिसमें से भारत, जर्मनी समेत 53 देशों में इसको वैध किया गया है। अमेरिका, फ्रांस समेत 12 देशों में सीमित तरीके से वैध है, और चीन, सऊदी अरब समेत 35 देश हैं उनमें इसे अवैध किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नरेश 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, यानी किस देश के जो नरेश हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी भूटान और ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भूटान देश के जो नरेश हैं वो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, और डिटेल में हम बात करें तो भूटान नरेश जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, कई बार ये चर्चे में भी रहे हैं, बहुत बार न्यूज़ में इनको देखने को भी मिलता है। तो भूटान नरेश है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये 5 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। जब ये नई दिल्ली पहुंचे तो वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया, और भूटान नरेश ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की। भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पावर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन तथा साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी जो साझेदारी है ये बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ UPI भुगतान लागू करने वाला भूटान जो देश है ये दूसरा देश भी बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, उनका नाम क्या है? यानी दिल्ली के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया, उनका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है ओम बिरला, बी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, सी है राम निवास गोयल और डी है जितेंद्र सिंह सेंटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राम निवास गोयल जो है ये दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का जो ऐलान है, जो घोषणा है वो कर दी है। डिटेल में बात करें तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता राम निवास गोयल ने 5 दिसंबर को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 76 साल इनकी उम्र है, और ये जो राम निवास गोयल हैं ये दिल्ली की शाहदरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। गोयल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जो राम निवास गोयल हैं ये 2 बार 2015 और 2020 में इस सीट से जीते थे, यानी कि जो दिल्ली की शाहदरा सीट है वहां से विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो ये 2015 से और 2020 में इस सीट से जीते भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कलाकार को टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है आलिया भट्ट, बी ऑप्शन है जसलीन, सी ऑप्शन है अनीस कपूर और डी ऑप्शन है शाहरुख खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जसलीन जो है ये टर्नर पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है।
आप यहाँ देख सकते हैं ये जसलीन है और इनको ही टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है टर्नर पुरस्कार, और इस बार इसे ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी जो कलाकार हैं जसलीन कौर, इनको मिला है। 4 दिसंबर को एक समारोह में इनकी जो प्रदर्शनी थी ऑल्टर, उनके लिए इन्हें 26.84 लाख रुपए का जो ये पुरस्कार है वो दिया गया है। जसलीन कौर जो है, इनकी जो प्रदर्शनी है वो स्कॉटलैंड के जो सिख समुदाय हैं उसमें बढ़ने के दौरान उनकी ज़िंदगी से प्रेरित है, और इसीलिए इनको इस बार का टर्नर पुरस्कार दिया गया है। आगे डिटेल में बात करें तो इस पुरस्कार का जो नाम है वो चित्रकार रहे JMW टर्नर, उनके नाम पर इसको रखा गया है। और टर्नर पुरस्कार को 1984 में स्थापित किया गया था, और यह पुरस्कार हर साल किसी ब्रिटिश कलाकार को उसके काम के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यानी कि ESA के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग की गई है? तो ये ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी ऑप्शन है नासा, और डी ऑप्शन है DRDO। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसरो के द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। पहले जो डेट रखी गई थी वो 3 या 4 के आसपास रखी गई थी, लेकिन ये जो लॉन्च किया गया वो 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया प्रोबा 3। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग की हुई है। कब? 5 दिसंबर 2024। पहले 4 दिसंबर डेट रखी गई थी, बाद में फिर से 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी कि यहाँ एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे, यानी कि दुनिया का ये पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। इसके अंतर्गत इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 5 दिसंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो सूर्य की जो बाहरी परत है जिसे कोरोना बोलते हैं उस परत का अध्ययन करना, उस परत के बारे में जो भी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करना, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहा प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कहां पर प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन करने की बात की गई है? तो ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में भारत सरकार ने प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने की बात की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी जो घोषणा है वो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने 29 नवंबर को इसकी घोषणा की कि नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव जो है वो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित होगा, और इसका जो शुभंकर है उसका नाम है पूर्वी। इसका विमोचन किया गया है, और ये पूर्वी एक लड़की है। इसी लड़की के नाम पर ये जो पूर्वी नाम का जो शुभंकर है ये विमोचन किया गया है, और ये जो पूर्वी शुभंकर है ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला? यानी कि जो घर चोला है ये किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है जिसको GI टैग मिला? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। बात करें अगर तो हाल ही में गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को GI टैग मिला। ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला 23वां GI टैग है। घर चोला का जो मतलब होता है घर पर पहना जाने वाला कपड़ा।
बेसिकली यहाँ पर घर का जो मतलब है, उस घर का मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है जो नई दुल्हन होती है, जो पहली बार घर जाती है अर्थात अपने ससुराल जाती है, उस घर का अर्थ यहाँ पर घर चोला में घर से लगाया गया है। और चोला का मतलब जो वो साड़ी पहनती है, जो वो पहनावा पहनती है, जो कि अपने ससुराल जाती है, घर जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक लड़की जब घर जाती है, ससुराल जाती है, तो वहाँ पर जाने के लिए जो चोला, जो साड़ी या जो पोशाक पहनती है, उसे घर चोला कहा गया है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है घर पर पहना जाने वाला कपड़ा। घर चोला जो साड़ी है, ये गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है। आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि घर चोला जो साड़ी है और ये गुजरात की शादियों में जो वहाँ की दुल्हनें होती हैं उनके द्वारा पहना जाने वाला ये खास तौर का ये पोशाक होता है। यह कॉटन या सिल्क से बनाया जाता है, जैसे गुजराती साड़ी के नाम से जो ज़्यादा फेमस रहते हैं, तो यह कॉटन या सिल्क से बनाया जाता है। घर चोला बनाने की जो शुरुआत है वो गुजरात के खंभात जिले से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर और डी ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीयूष गोयल जी के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने CII के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए सरकार और CII दोनों ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रमुख पहलों की स्थिति और अहम जानकारी मिल सकेगी। यानी कि इस पोर्टल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित जो भी प्रमुख पहलों की जो स्थिति है, जो भी जानकारियां हैं, वो इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इसके द्वारा जो इसके उपयोगकर्ता होंगे वो पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्थक और चिंताओं का जो समय पर समाधान हो सकेगा। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर कोई अपारदर्शिता है, किसी प्रकार के कोई अगर आंसर चाहिए सार्थक, और जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान होगा वो इस पोर्टल पर आसानी से किया जा सकेगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।